नमस्कार दोस्तों, नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं अरवल ज़िला के जुनाठी गांव में। एक बिहार के जो सफल पशुपालकों में से एक ये भी माना जाता है। हमने बहुत सारे वीडियोज़ भी इनका देखा है बहुत सारे चैनलों पर, तो इस कारण से मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ कि बहुत सारी यहाँ पर जानकारियाँ मैं जुटाने वाला हूँ। जैसे इनका सुपर नेपियर खुद का है, सुपर नेपियर के अलावा ये ब्रीडिंग पर भी काम करते हैं। और फार्म की आप बात करेंगे तो फार्म भी काफ़ी शानदार है। हम पूरा का पूरा डिटेल्स लेंगे, कम से कम 2 या 3 वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। और एक पशु भी ये रखे हुए हैं जो कि इनको सेल करना है, तो ये सारा का सारा चीज़ हम आपको हर एक अगले वीडियो में मैं देते रहूँगा। उसके पहले मैं कहूँगा कि चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। और फार्म काफ़ी शानदार है, ये चीज़ मैं दिखा देता हूँ। काफ़ी शानदार है, बड़ा है, अच्छा है। इस तरह का फार्म मैं समझता हूँ कि हमारे बिहार में अमूमन कहीं देखने को मिल जाता है। तो हमें यदि डेयरी में बिहार को पंजाब बनाना है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एकजुट होकर इस चीज़ को करना होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। एकजुटता काफ़ी कि ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि। और दूसरी चीज़ है ये कि डेयरी फार्म के बिजनेस के आड़ में बहुत सारे लोग जो है एक्सप्लॉयटेशन भी करना शुरू कर देते हैं। तो अगर ये चीज़ भी बंद हो जाए तो मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा हो जाएगा और इससे हम अपने बिहार को खुद पंजाब बना सकते हैं। मेरा प्रयास यही है कि हम बिहार को पंजाब बनाएं। इसलिए मैं जितने भी सफल पशुपालक हमारे बिहार या झारखंड जो उत्तर प्रदेश में है, मैं उन लोगों के पास प्रयास करता हूं कि मैं जाऊं और वहां से आपको जानकारियां जुटाते रहूं। तो इन्होंने 2 शेड बना करके रखा है। एक शेड आपको यहाँ दिख रहा होगा जिसमें कि जितनी भी दुधारू पशुएँ हैं वो इन्होंने रखा है, और दूसरी जो शेड है उसमें जो बछिया तैयार करके और जो प्रेग्नेंट हो चुकी है उसको उन्होंने रखा है। ये चीज़ तो मैं आपको अलग अलग वीडियो में ये चीज़ की जानकारी देने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहे और हर एक वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि जो भी कोई जानकारी, मैं नहीं चाहता कि कोई भी जानकारी आपके यहाँ से छूटे और इस तरह का कि गलती हो कि किस गलती के कारण आप डेयरी फार्म में लॉस में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग तो डेयरी फार्म का बिजनेस का मायने ही बदल देते हैं। जैसे कि वो ये सोचते हैं कि आज हमने पशु खरीद करके लाया, दूध बेचे, पैसा कमाए और डेयरी फार्म हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। डेयरी फार्म में आपको इंतज़ार करना पड़ता है काफ़ी, कि आपको हमेशा एक धैर्य बना करके रखना होता है। ये चीज़ हमने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया है। तो बिल्कुल ही मैं आपको इस फार्म में कम से कम 3 से 4 वीडियो दिखाऊंगा और पूरी की पूरी जानकारी लूँगा कि किस तरह से फार्म को मैनेज किया जाता है और किस तरह से यहाँ कार्य होता है। क्योंकि यहाँ कार्य आपको देखने लायक है, जितनी भी कार्य होती है बिल्कुल ही आपको यहाँ देखने लायक है, किस तरह का काम यहाँ पे हो रहा है और उससे काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे इन्होंने जगह भी बना करके रखा हुआ है जिसमें कि जितने स्टोर रूम जिसको हम लोग कहते हैं वो चीज़ इन्होंने रखा हुआ है। सब फीड जब धीरे धीरे सब कुछ इसमें रखा हुआ है। और अलग में एक चाफ कटर मशीन के लिए भी इन्होंने जगह बना रखी है, जिससे कि अब देखिए ये देहात में करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है। हमने एक वीडियो किया था रांची का, जिसमें कि वहाँ के पशुपालक ने बताया कि खेती और पशुपालन दोनों एक सिक्के के 2 पहलू है। तो बिल्कुल सत्य है ये चीज़, क्योंकि बगल में ही इनका सब कुछ है और सब कुछ साथ में घर में भी सब कुछ है। यहाँ नेपियर काटने के लिए उन्होंने चाफ कटर रखा हुआ है, जो कि नेपियर की खेती खुद करते हैं और चाफ कटर मशीन से इसकी कटिंग होती है। और ये भी स्टोर रूम है, भूसा वूसा के लिए इन्होंने बना करके रखा है। तो आइए मैं ऑनर से बात कराता हूँ। स्वागत है सर हमारा यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिएगा सर। मेरा नाम हुआ दिलीप कुमार, ग्राम जुनाठी, प्रखंड करपी, जिला अरवल, आर्या डेयरी फार्म। मेरा फार्म का नाम हुआ आर्या डेयरी फार्म। सर फार्म का मैं इतिहास जानना चाहूँगा। काफ़ी शानदार फार्म मैं देख पा रहा हूँ, तो इस फार्म का मैं इतिहास जानना चाहूँगा। कितने साल पहले आपने शुरुआत किया, किस परिस्थिति में किया, वो थोड़ा सा आप बताएंगे सर। शुरुआत तो 2007 में किए, ताकि सिस्टम से नहीं किए, नींव रख दिए। पूर्वज ने ही मवेशी रख रखाव करते थे, अपना रखते थे खेती गृहस्थी। उस समय विद्यार्थी लाइफ में हम लोग एक बाछी लेके आए थे पटना से, और लमसम ये बात है 2000 के लमसम। तो वो अच्छा एक गाय बनी हमारे यहाँ, और वहीं से 2007 में हम डेयरी में आए। उसके बाद 2, 4, 6 गाय रखते थे। अब मेन रूप से हम 2019 में डेयरी सेक्टर पे काम करना स्टार्ट किया। तो सर 2007 से शुरुआत की, कितने पशु उस समय में 6 बताया ना आपने? हाँ, 6 बताया। 6। तो पशु की खरीदारी आप कहाँ से करते थे? मंडी से खरीदते थे या किसी लोकल किसान से? नहीं, एक्चुअली 2007 में ही हमारे बड़े भाई अरुण कुमार जी जो हैं AI का ट्रेनिंग ले लिए, और उसी समय ब्रीडिंग का काम स्टार्ट हो गया। तो उस समय हम लोग की इतना तगड़ा ब्रीड नहीं मिलता था,
एनडीबी का मिलता था, डेयरी से जो मिलता था वही ब्रीडिंग के काम हुआ, और ब्रीडिंग के काम करते करते हम लोग आगे बढ़े हैं। तो सर शुरुआती दौर में मतलब क्या परेशानी आती है डेयरी फार्म में, वो आप बताएंगे थोड़ा हाँ, सा? शुरुआती दौर में तो पहले बड़ी इंजेक्शन हमको लगाने पड़ा, नॉलेज नहीं था, नहीं फीड का न रख रखाव का कोई नॉलेज नहीं था, तो इंजेक्शन बहुत ज़्यादा लगाना पड़ा। बांझापन का शिकायत आया शुरू में, हरा चारा की व्यवस्था उचित नहीं था। उसके बाद आपका थनैला का भी शिकायत आया। शिकायत तो बहुत मिला, बहुत परेशानी से झेलने पड़ा। 1 साल, आज के 5 साल 6 साल पहले खोरहा से बर्बाद हो गए। मैंने उस समय लमसम में 3 मंथ में 4 लाख डैमेज किए। 2 मवेशी डेथ कर गई, और 7 मवेशी से उस समय मिल्किंग 5 लीटर होता था। 7 मवेशी से 5 लीटर में मात्र मिल्किंग 5 लीटर। 5 लीटर। तो इन सारी समस्याओं का आपने समाधान मतलब कैसे किया, कैसे इसको आपने परखा सीखा, ये हाँ, चीज बताएंगे सर? हम लोग दोनों भाई मंथन किए और कहीं अलग अलग जिला, अदर स्टेट घूमे और लोगों से मिले, और उसके बाद यहाँ के अपना कार्य रूप दिया। तो अभी आप मतलब जो खरीदारी पशु कहीं से खरीदते नहीं, खुद का आप तैयार करते हैं? हाँ, खुद का तैयार करते हैं। हाँ, खुद का। तो सबसे पहले मैं आपके स्ट्रक्चर पे आता हूँ सर। स्ट्रक्चर भी काफ़ी शानदार है। ये आपका डेयरी का मतलब शेड की हाइट कितना होगा? मध्य में 24 फीट है, मध्य में सेंटर 24 फीट है। सेंटर है 24 फीट। जी। और साइड में कितना रखा है आपने? वो साइड में 20 है। 20 है। अच्छा। तो और ये लंबाई चौड़ाई कितना है सर आपके शेड का? हमारा उत्तर दक्षिण जो है 39 है, और पूर्व पश्चिम 37 है। अच्छा, डेयरी का जो गेट होना चाहिए वास्तु के अनुसार से, वो किस दिशा में होनी चाहिए सर? गेट तो देखिए वास्तु के हिसाब से होता है, कुछ होता है ज़मीन के हिसाब से। जी जी। तो मेन काम वास्तु हटा दीजिए, ज़मीन आपका जो है उसी अनुसार गेट बन सकता है। ज़मीन जिस आकार का है जी, जी। उसी अनुसार ना आप खड़ा कर सकते हो उस पर। मतलब किस दिशा में बनाना चाहिए ये मैं जानना चाहता था। नाद जो नाद जो हो से उत्तर से दक्षिण होना चाहिए। उत्तर से दक्षिण होना दक्षिण चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार जी जी। उत्तर से दक्षिण होना चाहिए। तो इस नाद का हाइट आपका कितना है? ये इस- नाद जो है आपका, इसका हाइट कितना है? 2.5 फीट 2.5 फीट। और गहराई कितना रखा है आपने सर? 2 फीट। 2 फीट का रखा हुआ। और ये जो चीज़ है मैं देख पा रहा हूँ, ये पानी पीने के लिए हाँ, बनाया पानी है। पीने के लिए। और ये जो सेपरेटर आपने बना रखा है, ये सेपरेटर का एक का गैप कितना है? 4 फीट। 4 फीट का गैपिंग रखा 4 है फीट आपने। का। तो इसमें आपकी पशु आराम से रह जाती हाँ, है? आराम से रह जाते हैं। एक पशु को रहने के लिए कितना मतलब जगह चाहिए, ये चीज़ थोड़ा बताएंगे? हमारा ये तो एक पशु पर 4 साढ़े 4 फीट है, और पीछे 10 फीट है। 10 फीट का आपने बना हाँ, के रखा है? पीछे 10 फीट मेरा है। अच्छा, ये 10 फीट टोटल मतलब यहाँ से यहाँ तक है? हाँ हाँ, और उसके बाद फिर नाली बनवा दिया हाँ, है? नाली बनवा दिया। अच्छा। तो और इसके अलावा सर जो पशुपालक मतलब कि शुरुआत करना चाहते हैं डेयरी फार्म को, एक का मतलब अच्छा बिजनेस अभी चल रहा है, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो कैसे शुरुआत करें, ये थोड़ा सा इस बात पर आप फोकस करेंगे? हाँ, शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तो हरा चारा पर काम कर ले बंदा। जी। सबसे मस्ट है हरा चारा। आज डेयरी सेक्टर में बिहार में ज़्यादा शिकायत है कि हम गाय ले लिए तो हमारा मान नहीं रहा है, डेयरी में दूध दे रहे हैं तो फैट नहीं है, एसएनएफ नहीं है। इसका मात्र कारण हरा चारा है और फीड है। तो सबसे पहले हरा चारा पर बंदा काम कर ले, सक्सेस कर जाएगा। अगर जिस व्यक्ति के पास हरा चारे के लिए जगह नहीं रहता तो उसके बदले में वो क्या करे? वो साइलेज कर ले। साइलेज का व्यवस्था कर हाँ, ले। व्यवस्था कर ले। तब तो मतलब कुछ हो सकता हाँ, है। उसमें अपने गांव से वो मक्का कट्ठा लमसम 1900 के मिल जाता है कट्ठा। जी जी। जब बाल दूधा हो जाए तो उस समय 1000 के लमसम कट्ठा मिल जाएगा। उस समय साइलेज अपना पीठ बनाकर और साइलेज बना लें। सर, तो आपके यहाँ जो फीड प्लान है, फीड मैनेजमेंट है, वो कैसे कैसे क्या है ये थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, उसमें मेरा 30% एनर्जी मक्का होना चाहिए या गेहूँ होना चाहिए। उससे एनर्जी हमको मिल गया 40%, सॉरी 40%। 30% में हमारा रहता है आपका चोकर हो गया, राइस ब्रांड हो गया, राहर चुन्नी, मसूर चुन्नी, जितना भी हुआ 30% में रहा। 25% हम रखते हैं खल, उसी में राई खल हो गया या सोयाबीन जो उस समय हमारे यहाँ मौजूद हो वो खल हो गया। अब रह गए 5% में मेरा रहता है मीठा, मिनरल, नमक, मिट्टी सोडा। तो ये सब भी मतलब उसमें मिनरल्स हाँ, भी रहता है? हाँ, मिनरल्स भी रहता है। जड़ा में हम मेथी भी देते हैं, हल्दी भी देते हैं, जी। सबका पाउडर बनाकर। और आने वाले दिन में हमारे यहाँ अगले मंथ में
फास्फोरस और कैल्शियम सारा चीज़ का पाउडर आ जाएगा जो फीडे में मिक्स करते हैं। अभी भी हम कैल्शियम फीडे में मिक्स करते हैं। तो मतलब भूसा उसा भी कुछ ऐसा देते हैं क्या? भूसा उसा वो सब कितनी मात्रा में देते हैं? वो कभी कभी 10%, कभी कभी 10%। हाँ, और नहीं तो ऐसे गर्मी में मेरा सुपर नेपियर ही चलता है। सिर्फ सुपर नेपियर? सिर्फ सुपर नेपियर। सुपर नेपियर में क्या क्या चीज़ होता है सर? उसमें सबसे ज़्यादा फाइबर है। फाइबर है? फाइबर इसके नहीं, body सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, उसके बाद फाइबर। अच्छा, तो प्रोटीन और फाइबर मतलब बॉडी को क्या करता है इनके? फाइबर पाचन क्रिया सही रखता है। पाचन क्रिया, और प्रोटीन दूध, देता है? हाँ, प्रोटीन से दूध का काम होगा। दूध आपका का काम होता दूध है। का काम होगा। जी सर। तो इसके अलावा और जो हमारे बिहार में आपने बताया एक रिपीटेशन का प्रॉब्लम है, रिपीट ब्रीडर का बिल्कुल, प्रॉब्लम है, एक थनैला का प्रॉब्लम है, वो आपके साथ कभी हुआ है कि नहीं? नहीं, इस गौशाला में आने के बाद एक भी प्रॉब्लम शायद होता है कि 6 महीना साल भर में कायद मवेशी के इंजेक्शन कोई चीज़ का लगाने पड़े। नहीं, हमारे यहाँ थनैला आया न रिपीट ब्रीडिंग हो रहा है। तो इसके पीछे राज क्या है सर, ये थोड़ा सा हाँ, बताइए। इसके पीछे राज है हरा चारा जी। और फीड मैनेजमेंट, कीड़ा के दवा हर 3 महीना पर। 3 महीने पर देते हैं? हाँ, 3 महीने पर देते हैं। उसके बाद लिवर टॉनिक वगैरह कुछ हाँ, ऐसा वो होता सब है क्या? देते हैं, बिल्कुल। देते सब हैं। मेरा फीडे में मिक्स रहता है, सब फीड में? सब फीड में। अच्छा, मान लीजिए बछिया एक कोई पशु गाभिन हो जाता है, हाँ, बिल्कुल। तो उसका क्या क्या फीड होना चाहिए, ये थोड़ा सा बताइएगा सर आप। हाँ, गाभिन हो तो उसको हाई प्रोटीन की आवश्यकता पड़ता है। ऐसे कुछ कंपनी बिहार में आया है तो उसको आपको ट्रांजैक्शन के नाम से फीड आता है। ट्रांजिशन? हाँ, अगर किसी के पास नहीं है तो फिर उसमें सोयाबीन खल, सरसों खल, मक्का, और अगर बादाम का खल मिल जाता है, गेहूं, चोकर, और लमसम 100 से 150 ग्राम मिनरल डाला जाए उसमें। 40% उस समय प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगा। उसके अलावा सर और जानना चाहेंगे, जो आप सीमन यूज़ करते हैं ना, हाँ, सीमेन यूज़ सीमन करते हैं। किस तरह का आप यूज़ करते हैं अपने? और अभी कितना तो पिछले 6 महीना से क्या 1 साल से ABS केवल यूज कर रहे हैं। जी। ABS का तो हमने सुना है सर ABS का जो कंसीव रेट है काफ़ी कम है, ऐसा हमने सुना है बहुत सारी जगहों पर। हाँ, हमको भी सुनने का मिला है। जी। बाकी हमारे यहाँ तो ये प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके मतलब कि क्या है, उसका कंसीव अच्छे से कर जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। मतलब सबसे ज़्यादा मेन कारण है उसका हरा चारा उसके पास होना चाहिए। हरा चारा होना चाहिए। हरा चारा होना चाहिए तभी बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। कंसीव कर पाएगी। हरा चारा होना चाहिए। और लोग खिलाते हैं तो ये समझते हैं कि हम चोकर दे दिए अच्छा। और मीठा दे दिए और खल्ली थोड़ा सा दे दिए। जी जी। इससे क्या दिए? चोकर में तो कुछ है नहीं, पाचन क्रिया सही रखेगा, वो फाइबर है उसमें। मीठा में कितना क्या देते हैं? जब तक फीड का देखिए पार्ट बाई पार्ट कि हम प्रोटीन कितना दे रहे हैं, एनर्जी कितना दे रहे हैं, ये सब नहीं दीजिएगा तो फिर बंझापन ऐबे करेगा। नहीं आने के तो बातें नहीं है। इसी कारण से पंजाब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अभी आपके टोटल फार्म में तो कितने पशु हैं पूरा? छोटा बड़ा 27 है। 27 है, छोटा 27 बड़ा है। लेकर के। मिल्किंग में कितनी है? मिल्किंग में फुल फॉर्म में अभी 5 है। 5 है। 5 है। दूध कितना निकल जाता है सर? अभी हमारा लमसम 170 है। 170? 5 में ही 170? नहीं नहीं, और जो गाभिन है उससे भी तो कुछ मिल्किंग हो ही रहा है ना, निकल जाता है। कुछ निकल जा रहा है। तो टोटल मतलब मिल्किंग में कितनी है? 10 है अभी टोटल। 10 है। 10 में 170 निकल 170 जाता है। किस रेट से आपका सेल हो जाता है सर? हमारा ऐसे लोकल सेलिंग 45 और 50 है। जी। और डेयरी में न्यूनतम 34 से लेकर 40 के बीच में मेरा है। सप्ताह में एक आध दिन अगर फैट टूटेगा तो 4-1 आएगा, SNF टूटेगा तो 8-3 या 8-4 आएगा। ऐसे मेरा SNF 8-5, सप्ताह में एक आध दिन 8-6, 8-7 तक ले जाएगा। फैट जो है से 4-5 तक ले 5-5 तक ले जाएगा। 4-3 से लेकर 5-5 तक ले फैट जाता है। उसके अलावा सर खाने खिलाने के यदि खर्च जोड़ते हैं तो वो कितना आ जाता होगा? क्योंकि आप तो ब्रीड पर भी काम कर रहे हैं ना पूरे बिहार तब पर में। 50% तब पर भी है मेरा बच्चा था। ब्रीड पर भी काम कर रहे हैं तब पर भी। तब भी 50% हाँ, का इसका मेन कारण है मेरा नेपियर, सुपर नेपियर। सबसे ज़्यादा मेन कारण है। मेन कारण जैसे बॉडी मेंटेनेंस के लिए 1.5 से 2 kg देने पड़ता है, वो हमारा सुपर नेपियर से रिक्वायरमेंट पूरा हो जा रहा है। तो पर डे अगर 2 kg बच गया यानी कि लमसम 50 रुपया बच गया। उसके बाद बच गया दाना, सूखा चारा। तो अगर गाँवों में भी जाइएगा तो 4 रुपये 5 रुपये kg तो मिलने नहीं पड़ता है। तो एक दिन में कम से कम उसको 8 kg की आवश्यकता है सुबह शाम में। तो 8-5 40 रुपये वो भी तो बच ही गया ना। तो पर मवेशी हमको 80 से 100 रुपया बचत है हरा चारा से।
हरा चारा देने के बाद वो बचत आपका हाँ बचत है मेरा। मतलब हरा चारा देना बहुत ही जरूरी है, ये चीज़ आप कहेंगे। हाँ, अब ब्रीडिंग पर तो मेरा अभी फोकस है, समझे ना। ब्रीड पर ही मतलब ज़्यादा फोकस हाँ करने से आप हाँ, और देखिए ना, हम अभी ABS के लाते हैं, फिर ABS के लाने जा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि ABS के किसी भी हमारे ज़िला के आसपास ज़िला हो या हमारे ज़िला के कोई पशुपालक हो, अगर कोई ABS का सीमेन इस्तेमाल करना चाह रहा हो तो हमारे यहाँ उपलब्ध है ABS का। तो कम से कम फ्रीजियन का 2-3 नस्ल जो अच्छा ब्रीड है, और जर्सी में जिग बुल है, एक इम्पोर्टेड बुल है, इसका खास करके फैट परसेंट बहुत ज़्यादा है, 6-5 है। एक लैक्टेशन में दूध भी 9700 यानी कि 10,000 लमसम है। एक छपरा में नीरज जी हैं, उन्हीं के यहाँ से हम बिहार में 2 डीलर हुए, एक बेगूसराय में अजीत जी हैं और एक नीरज जी छपरा में है। तो हमारे घर से जिला से नीरज जी के छपरा नज़दीक है, तो नीरज जी के यहाँ से हमारा होता है। अभी उन्हीं के पास से हमको जाना है, मान लिया मंगल को हम जाएंगे तो अभी हम बच्चे लोग के लिए वहीं से आपका काफ प्लान लाएंगे। बच्चे, छोटा बच्चा जो हमारे यहाँ 6 दिन से लेकर 20 दिन का है, तो उसको खाना के लिए काफ प्लान लाना है। 25 kg का पैक आता है उसका, तो 25 kg लेते आएंगे वर्तमान में, फिर गाड़ी से मंगवा लेंगे। ये वेंकीज कंपनी का हुआ। वेंकीज का? हाँ वेंकीज का, वो अभी बने हैं, अभी डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं वेंकीज का। नीरज जी बने हैं, ABS का भी वही है। तो इसके अलावा और क्या कहना चाहेंगे, लोग डेयरी में सफल होने के लिए लोग क्या करें? क्या 30 रुपये भी दूध बेच करके लोग मुनाफा कमा सकते कि नहीं कमा सकते हैं, ये बताएं। 30 रुपये बेचकर जी बिल्कुल मुनाफा कमाएंगे। कैसे सर, ये थोड़ा सा आप बताएंगे आप? हाँ, 30 रुपये बेचकर आपका जो मान लिया जाए कि कोई गाय 6 लीटर दूध कर रही है, जी, तो हार्डली उसको आप 3 से 4 लीटर को खिला सकते हैं, जो आपका पूंजी आएगा। अभी मान लिया जाए कि अभी सबसे कीमती कॉस्टली है कोई भी दाना, अभी मक्का लिया जाए तो 2000, 2100-2200 है, 2100-2200 है। चोकर का भी यही पड़ेगा। खल अभी मान के चलिए 3200-3300 चल रहा है। अगर केजी में हम लोग जोड़ते हैं मिक्स करके, तो अभी हमारा दाना जो है 26 रुपये 27 रुपये पड़ता है। अगर 20 लीटर वाली गाय है उसको 9 kg दाना दे रहे हैं। अगर 30 के भी रेट से जोड़ते हैं तो जोड़ लीजिए, मतलब 30 के रेट से भी दे करके हम हाँ, जो है मुनाफा कमा सकते हैं। मुनाफा कमा सकते हैं आसानी से। इसके लिए थोड़ा आप गोबर पे भी काम कर लीजिए। हम तो अभी आपको चाय भी पिलाए हैं, तो बायोगैस का पिलाए हैं, थोड़ा बर्मी पर भी काम स्टार्ट किए हैं, तो उधर से भी, गोबर से भी पैसा लेंगे। अभी नहीं ले रहे हैं तो हमारा खेती में जा रहा है, तो DAP तो कम से कम लेने पड़ता है, यूरिया कम से कम लेने पड़ता है, ये तो है। और लोगों से अच्छा खाना खाते हैं। जब हम DAP और यूरिया के कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो लोगों से तो अच्छा खा रहे हैं। अभी हमारे देखिए इधर बागवानी थोड़ा सा है, फल फूल है, तो टोटल ऑर्गेनिक मेरा है। जो भी थोड़ा सब्जी हो, आम हो, अमरूद हो, पपीता हो, केला हो, नींबू हो, सब तो ऑर्गेनिक मेरा है। सारे के सारे गोबर खाद से मतलब तैयार हो जाते हैं। हाँ, अभी और प्रिंस जी एक चीज़ और बता रहे हैं कि अभी हम 5 कट्ठा पपीता लगाए हैं, वो केवल हम गाय के लिए लगाए हैं। पपीता से क्या बेनिफिट है सर इनको? प्रचुर मात्रा में मिनरल्स है पपीता में, प्रचुर मात्रा में। जी, जब पपीता आदमी के लिए बहुत लाभदायक है तो मवेशी के लिए लाभदायक है। उसको हम ऐसा नहीं कि मंडी धराएंगे, 5 कट्ठा से हम बिजनेस नहीं करेंगे, गायों को खिला देंगे। तो सर नए पशुपालक डेयरी फार्म शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे, कैसे शुरुआत करें? ये सवाल मैं फिर से आपसे कर रहा हूँ, ये बताइए। अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले हड़बड़ा के नहीं करें, और व्यापारी के चक्कर में नहीं पड़े। किसान के यहाँ से गाय ले, 2 पैसा महंगा भी पड़े तो किसान के दरवाज़ा से ले, और हरा चारा पे सबसे पहले अच्छा से घूम ले, और वही व्यक्ति स्टार्ट करे जिसको मवेशी से दिल से लगाव हो। अगर कोई बंदा चाहेगा कि हम नौकर रख के पूरा मैनेजमेंट कर लेंगे, संभव नहीं है। इसके लिए अपने तैयार रहने पड़ेगा।